नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। अब जैसा आप जानते हैं कि शुक्र जो है वो एक बहुत ही ऐश्वर्य का ग्रह है, ऐश्वर्य देने वाला है। जितने भी सुख के सामान हैं, ऐशो आराम के सामान हैं, वो शुक्र देता है। साथ ही ये प्रेम का भी कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो इस प्रकार शुक्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि हम शुक्र से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र का कुंडली में बलवान होकर बैठना बहुत ही आवश्यक है। तो ये किस प्रकार देखेंगे कि कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में है। यदि शुक्र कुंडली में बलवान होकर बैठा है तब तो ये संपूर्ण सुख सुविधा, ऐशोआराम, प्रेम, दाम्पत्य सुख, प्रेम में सफलता सब कुछ देगा। लेकिन यदि यही शुक्र कुंडली में निर्बल होकर बैठा हो या कमज़ोर स्थिति में हो तो बहुत सारी परेशानियां दे देता है। सुख सुविधा के सामानों में कमी हो जाएगी, दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, विवाह जो है देर से होगा, या शुक्र कुंडली में बहुत ही ज़्यादा निर्बल अवस्था में हो, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में बैठा हो, वो पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, शुक्र का बलवान होकर बैठना काफ़ी आवश्यक है। अब इसमें हम राशि कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को एक साथ देखते हैं। खाली राशि कुंडली हम देख कर ये निर्णय नहीं कर सकते कि वहाँ पर शुक्र की क्या स्थिति है। उसके लिए हमको नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। अब चूंकि नवमांश कुंडली राशि कुंडली के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली बन जाती है। जीवन के जो सभी आयाम हैं उनको हम नवमांश कुंडली से देख सकते हैं। और जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है, वैवाहिक सुख का सवाल है, वहाँ पर नवमांश कुंडली बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। बिना नवमांश कुंडली को देखे हमको यदि कोई निर्णय करना है वैवाहिक सुख से संबंधित तो निर्णय जो भी होगा वो सही नहीं होगा, वहाँ उसके गलत होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो इसलिए हमको राशि कुंडली को तो देखना ही चाहिए कि वहाँ पर ग्रहों की क्या स्थिति है, वहाँ पर शुक्र किस अवस्था में बैठा है। साथ ही हमको नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए कि वहाँ शुक्र की क्या स्थिति है। और नवमांश कुंडली के साथ जो भी अन्य वर्ग हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं, उनको भी देखना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि शुक्र कब निर्बल अवस्था में होता है। अब यदि राशि कुंडली में शुक्र अस्त हो जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है कि उसमें शुक्र निर्बल होता है, तो यदि शुक्र अस्त होकर बैठ जाए, उसके बाद यदि शुक्र नीच का होकर बैठ जाए या शुक्र पाप मध्यत्व में हो, अर्थात शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, वहाँ पर शुक्र निर्बल हो जाएगा। शत्रु राशि में बैठा हो, वहाँ भी निर्बल होता है। शुक्र यदि केतु के साथ बैठ जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी निर्बल हो जाता है शुक्र। अब इसमें यदि शुक्र राशि कुंडली में निर्बल है और साथ ही नवमांश कुंडली में भी निर्बल हो जाए तो वहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो सकती है। जो शुक्र का अशुभ प्रभाव मिलेगा वो काफ़ी अधिक मात्रा में मिल सकता है। यदि राशि कुंडली में शुक्र निर्बल है लेकिन नवमांश कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में, शुभ स्थिति में, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि राशि कुंडली की स्थिति का फल नहीं मिलेगा। उसका फल मिलेगा लेकिन कम समय के लिए मिलेगा। यदि शुक्र राशि कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा लेकिन नवमांश कुंडली में निर्बल हो गया, वहाँ पीड़ित हो गया, या वहाँ पर किसी अशुभ भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर भी शुक्र अशुभ फल देगा। जब उसकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो वहाँ पर शुक्र अपना अशुभ फल देगा, क्योंकि वहाँ पर नवमांश कुंडली में वो अशुभ स्थिति में है।
तो इस प्रकार राज कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को देखकर शुक्र के बलाबल का निर्णय करना चाहिए। अब मान लीजिए कि राज कुंडली में शुक्र अस्त होकर बैठा है किसी राशि में, किसी त्रिकोण भाव में मान लीजिए बैठा है लेकिन अस्त है। साथ ही पाप मधत्व में भी यदि बैठा हो तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि शुक्र निर्बल हो गया। लेकिन वही शुक्र यदि नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाए, कि यदि वो राज कुंडली में अस्त तो है लेकिन वो नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम स्थिति में है, उसी राशि में बैठा है जिस राशि में वो राज कुंडली या लग्न कुंडली में बैठा है, तो वर्गोत्तम होने की स्थिति में वहाँ पर शुक्र उतना अशुभ नहीं रह जाएगा। फिर हमको ये भी देखना होगा कि अस्त है तो वो सूर्य के साथ कितने अंशों पर अस्त है। यदि सूर्य के निकट बैठा है तो वहाँ उसका अशुभ प्रभाव ज़्यादा रहेगा। नवमांश कुंडली में यदि शुक्र शुभ स्थिति में अपनी राशि में बैठा है या उच्च का होकर बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है या त्रिकोण भाव में बैठा है, तब वहाँ पर नवमांश कुंडली में उसकी शुभ स्थिति होती है। तो नवमांश कुंडली में हमको ये देखना होगा कि शुक्र किन भावों में बैठा है। यदि वो शुभ भावों में बैठा है, केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे भाव में, 11वें भाव में, तब तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र की स्थिति वहाँ ठीक है। और यदि शुक्र के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे कि बृहस्पति की यदि शुक्र पर दृष्टि पड़ जाती है नवमांश कुंडली में, तो ये और भी अच्छी स्थिति हो जाती है, वहाँ शुक्र उत्तम स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार दर्शकों, यदि राज कुंडली में शुक्र पीड़ित, मान लीजिए अस्त है या नीच का होकर बैठ गया या पाप मधत्व में होकर बैठा है, तो वहाँ पर हमको नवमांश कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए कि शुक्र वहाँ पर किन भावों में बैठा है। यदि केंद्र में है, शुभ भावों में बैठा है तो शुभ स्थिति है। यदि नवमांश कुंडली में शुक्र मान लीजिए नीच का होकर बैठ गया, कि राज कुंडली में भी नीच का है और नवमांश कुंडली में भी नीच का हो गया, तो वहाँ पर नीच होकर वर्गोत्तम हो जाता है। तो ऐसा शुक्र जो है कुछ अच्छा ही फल देता है, उसको कुछ बल मिलता है। शुक्र किन भावों में बैठा है, केंद्र में बैठा है तो शुभ स्थिति होती है, शुभ ग्रह देख रहे हैं तो भी शुभ स्थिति होती है। तो खाली राज कुंडली में यदि नीच का होकर बैठ गया तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि शुक्र अशुभ हो गया, बहुत निर्बल हो गया। नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। विंशोपक बल क्या निकल कर आ रहा है शुक्र का। तो इस प्रकार जब उसका हम पूर्ण बल देखते हैं, वर्गों में उसका क्या बल है, वर्गों में उसकी क्या स्थिति है, उन्हीं सब के आधार पर हमको शुक्र की स्ट्रेंथ को निकालना होगा। यदि राज कुंडली में शुक्र निर्बल है और वो नवमांश कुंडली में बलवान है, वहाँ पर शुभ स्थिति में है, तो वहाँ पर विवाह के उपरांत प्रारंभिक दिनों में, जो प्रारंभिक वर्ष में, वहाँ पर शुक्र का कुछ अशुभ फल जरूर मिलेगा। लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे स्थिति काफ़ी सुधर जाती है और वहाँ पर आगे चलकर वैवाहिक सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये देखा गया है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि शुक्र किस प्रकार इतना महत्वपूर्ण ग्रह है। पुरुषों की कुंडली में ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्त्री सुख को हम पुरुषों की कुंडली में शुक्र के द्वारा ही देखते हैं। तो शुक्र कहाँ पर बैठा है राज कुंडली में, नवमांश कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, तो इन सब को देख कर ही हमको ये निर्णय लेना चाहिए कि शुक्र का वास्तविक बल क्या आ रहा है कुंडली में और वो किस प्रकार का फल देने में सक्षम है, शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, ज्योतिष के कुछ अच्छे टिप्स देता हूँ जो कि काफ़ी लाभान्वित कर सकते हैं।
तो इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। धन्यवाद।